तो जैसे मैं अपने पापा को देखता तो हमेशा ऐसा लगता था कि यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर ही सकता हूँ। तो अगर बार बार आप ही एक चीज़ से फेल हो रहे हो तो आपको अपना स्टडी का पैटर्न है वो जरूर चेंज करना चाहिए। एकदम से सरप्राइज हो गए थे जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो वो हक्के बक्के हो गए थे। हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस मेरे साथ में हो गया था कि जब मैंने प्रिपरेशन तो अच्छी कर ली थी पर हम दो भाई हैं और ट्विंस है तो हम दोनों का साथ में एग्जाम उनका फॉर्म भरा था। Hello everyone, welcome or welcome back to NPrep. I am Pooja and now we are here with a very brilliant student जिसका आज हम आपको इंटरव्यू दिखाने वाले हैं जिन्होंने मेंस क्रैक किया है ऑल इंडिया रैंक 511 एंड EWS रैंक 19 के साथ। हेलो विजय, कैसे हैं आप? थैंक यू। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स भी आपका एक्सपीरियंस एंड आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। सो सबसे पहले तो ये बताओ कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो बहुत ही पहले ऐसा था कि मुझे कुछ करना है बनना है, पर बाद में जब यहाँ से जब निकले थे जर्नी के लिए जब निकले थे तो बहुत ही कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। बट जैसे ही यहाँ एकेडमिक पूरा हो गया था तो उसके बाद मैंने चालू कर दिया जिस तरह से एग्जाम्स को किस तरह से क्लियर करना है वो स्ट्रेटजी वगैरह पता लगा दी थी और धीरे धीरे मैंने उसको क्रैक करने के लिए आगे जर्नी चालू कर दी थी उसके लिए। ठीक है, इसका मतलब ये शुरू से ही सीरियस थे। अभी जो लोग शुरू से ही आलस ले जाते हैं उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। सो आज हम विजय के घर आए हैं उनसे बात करने के लिए। आपकी बातचीत इनके पेरेंट्स से भी कराएंगे ताकि पेरेंट्स का माइंडसेट भी हमको पता चलता है कि बच्चे के सक्सेस जब उसको मिलती है तो पेरेंट्स को कैसा लगता है। एंड जब आपने रिजल्ट चेक किया तो मम्मी पापा साथ थे या आपने बाद में बताया उनको? नहीं, मम्मी पापा साथ में नहीं थे उस टाइम। मैं शायद खाना खा रहा था ऊपर तो अचानक से रिजल्ट आया और उसको वो भी रिजल्ट मेरे भाई को पता चला था तो उसने किसी उसके दोस्त के थ्रू उसको पता चला तो जैसे ही उसने देखा कि मेरा रिजल्ट 511वीं रैंक आई तो उसने मुझे बोला कि तेरी क्लियर हो गया। तो इतना खुश है, सब चिल्लाने लगे कि तेरे हो गया इस तरह से। और फिर मम्मी पापा को बताया तो बहुत खुश हो गए वो भी। और उनको एक बात तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा हो गया है, पर फिर धीरे धीरे उनको ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स के रिव्यू हम ले रहे हैं सबके पेरेंट्स को ही विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों अपने बच्चे पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने प्रिपरेशन घर पे ही रहकर की है? हाँ, मैंने एकेडमिक के बाद में मैं घर पे आ गया था और घर पे आने के बाद मैंने जो है सेल्फ स्टडी के साथ साथ में एनप्रेप का जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर दिया था और उसके साथ में लगातार से मैं जुड़ता हुआ आ रहा हूँ आगे से। ओके, मतलब थ्योरी वगैरह सब आपने अच्छे से किया है। ठीक है, थोड़ा मुझे ये बताओ जब आपकी जर्नी के रिगार्डिंग कि हाउ डिड यू फील मोटिवेटेड? इतना मोटिवेटेड आप कैसे रहे थ्रू आउट योर जर्नी? कभी कभी ऐसा होता है ना, कम से टाइम जब हम सोचते हैं कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, और तो ऐसा कोई टाइम आया था? हाँ, ऐसा जब जैसे तो मेरी प्रिपरेशन तो चल ही रही थी बट जैसे मैं अपने पापा को देखता तो हमेशा ऐसा लगता था कि यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर ही सकता हूँ। वो इतने बहुत ही संघर्षशील आदमी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पापा इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं कहीं ना कहीं आगे, मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस सिर्फ अब मुझे पढ़ाई तो करनी है तो मैं पढ़ाई तो कर ही सकता हूँ आराम से। फिर मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे प्रिपरेशन के बारे में बताया था। सेकेंड ईयर में जब मैं एकेडमिक में था तो उस टाइम उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और उन्होंने भी लिया था जिसमें से हम 5 दोस्त थे। हम 5 दोस्तों ने एनप्रेप का जो सब्सक्रिप्शन वगैरह लिए थे और धीरे धीरे हमने प्रिपरेशन को चालू किया था। उनमें से 3 लग चुके हैं और अभी 2 हैं वो पेंडिंग में है, पर उनका जल्दी हो जाएगा उनका भी। ओके, वो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, नाइस। ऐसा होता है ना, कभी कभी स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करता है, IQ एंड ऑल भी ऐसा होता है। और कभी कभी हमारी कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। जैसे आपकी कंसिस्टेंसी कितनी रही होगी? पर डे कितना टाइम आपने सिर्फ पढ़ने को दिया? पर डे में अगर कहूँ तो मैंने 13 से 14 घंटे मैंने अपने पूरी जो पढ़ाई है उसको दिया है। और जब मैं उठता था उठते ही मैं पढ़ने बैठ जाता था और उसके बाद सोते तक मैं पढ़ते ही रहता था। ओके, मतलब पूरा दिन आप उसी में रहे? पूरे दिन उसी में लगा रहता था, पढ़ाई। ठीक है, वेरी गुड। और आप अपने पापा से काफी इंस्पायर्ड हो, आपके रोल मॉडल हैं वो। आपके पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं या फिर? नहीं, मम्मी तो घर पे काम करती है और जो पापा हैं वो थोड़ा उनका नाश्ते का वगैरह कुछ है। ओके, मतलब कुछ बिजनेस या ऐसा कुछ है। ठीक है, मतलब आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का भी था। तो आपने सेकेंड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो ये मोटिवेशन आपको कैसे मिली? ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं इतना जल्दी, है ना? आपने भी अपने जूनियर्स को भी खुद देखा होगा कि नहीं पढ़ते हैं। सो हाउ डिड यू गेट दैट मोटिवेशन कि सेकेंड ईयर में ही मुझे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? सेकेंड ईयर में मुझे ये मेरे दोस्तों की वजह से हो पाया
क्योंकि जो मेरे दोस्त थे उन्होंने पहले ये प्रिपरेशन उन्हें चालू कर दी थी, पर मैं थोड़ा लेजी था तो मैंने बाद में चालू किया था। तो मेरे खास दोस्त थे मदन बिश्नोई, तो उन्होंने पिछली बार उनकी 107वीं रैंक लगी है, तो नाइस। तो उन्होंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी, पर मैं पढ़ता नहीं था, तो उन्होंने मुझे मार के पढ़ाया उस टाइम। और साथ साथ में महेंद्र भाई और मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त हैं, तो उन्होंने भी पढ़ाई प्रिपरेशन चालू की थी। तो उस जर्नी के दौरान उन्होंने मुझे आगे आगे पुश करता गए वो खुद। नाइस। इसका मतलब सिर्फ दोस्त बुरी संगत नहीं होते हैं, दोस्त अच्छी संगत भी होते हैं, दोस्त आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, एक थोड़ा सा डिवीजन ऐसा बताओ कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि थ्योरी को कितना टाइम दूं, क्वेश्चन कितनी देर प्रैक्टिस करूं, तो आपका क्या पैटर्न रहता था इसके लिए? मेरा पैटर्न ये रहता था कि पहले मुझे कंफ्यूजन रहता था, फिर मैंने जब मेरा भाई लग गया मदन मिश्र में, तो उनको फिर मैंने ज़्यादा पूछा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसने मुझे हर जगह पर गाइडेंस दिया, हर जगह पर डायरेक्ट किया उसने कि किस तरह से मुझे पेपर को किस तरह से हैंडल करना है। फिर धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि एनपीएफ भी इसी दिशा में काम कर रहा है, तो फिर एनपीएफ को डाउनलोड ले लिया था। एनपीएफ का जब मेरे पास सब्सक्रिप्शन था ही, तो फिर मैंने इसमें देखा तो बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे इसके थ्रू, और इतने अच्छे इनका कॉन्सेप्ट है मेरा तैयार हो गया था। और साथ साथ में जब मैं वो ग्रेट नर्सिंग सीरीज चल रही थी उनका भी मैं ले रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट उसका हुआ। ओके, इसका मतलब आपने मॉक टेस्ट भी लगाए हैं, लाइव भी अटेंड किया है, वेरी गुड। मॉक टेस्ट का आपको लेवल कैसा लगा, लाइक क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा? क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया है नॉरसेट, है ना, तो लेवल आपको कैसा लगा कि एग्जाम की जितना था उससे कम रह रहा था, ज्यादा टफ जा रहा था, कैसा था? नहीं, वो जो मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर बने हुए थे जो हमें देखने को मिल रहे थे एनपीएफ में, जब मैंने 15 से 20 मैंने मॉक टेस्ट लगा दिए थे उसमें, तो उसमें मुझे पता चल गया था कि इसमें जो क्वालिटी कंटेंट है वो कहीं मुझे दूसरी जगह नहीं मिलने वाला है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस मुझे कहीं ना कहीं वहां पर मिल रहे थे और दिख रहे थे। बिल्कुल, ये चीज शुरुआत से ही हमारा मोटो था कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। एंड व्हाट अबाउट रेशनल्स? ऐसा भी हुआ होगा ना तुम्हारे साथ कि मॉक टेस्ट दे रहे हो, 15 से 20 तुमने दिए, शुरुआत में स्कोर कितना रहता था? बाद तक इंक्रीज हुआ या फिर तुम्हें लगा कि मैं पीछे जा रहा हूँ? रैंक कैसी रहती थी? जब मैं शुरुआत में जब चालू किया था एमब्रेफ के, जब मॉक टेस्ट देना मैंने चालू किया, तो उस टाइम मेरे जो रैंक थी वो बहुत ही पीछे आ रही थी और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे थे। ओके, स्टार्टिंग हाँ, तो फिर मैंने अपने दोस्त को भी बोला कि यार मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। तो उसने बोला कि नेगेटिव तो होगे, जब अगर थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा तो तेरे तो नेगेटिव होने स्वाभाविक है। नेगेटिव पे कंट्रोल करना है तो थ्योरी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। एक बार अपने कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, कंसेप्ट होने बहुत जरूरी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं एनपीएफ को लगा रहा था, मॉक टेस्ट लगा रहा था, वैसे वैसे मुझे एक्सप्लेनेशन और रैशनल वहां से अच्छी तरह से मुझे मिल रहे थे, कहीं और दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। यस, वेरी गुड, उसमें सारी चीजें हैं ऑलरेडी। और रेशनल्स आपने इस चीज को फॉलो किया? जैसे ऑलमोस्ट हम भी सबको एडवाइस करते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है ना, आपके भी बहुत सारे गलत हुए होंगे, बहुत नए रेशनल देखने को मिले होंगे अदर देन योर नोट्स, कहीं नोट डाउन किया उसको या एक बार पढ़ के ऐसे छोड़ दिया था? जब भी मुझको कोई भी नया रेशनल लगता था तो मैं क्या करता था, जो जैसे मेरे कोई टॉपिक जो मैंने नोट्स बना रखे थे, तो उस नोट्स के अंदर मैं उस नई चीज को ऐड कर देता था। एक रफ कॉपी का पेज लेके उसमें लिख करके उसमें उसको पूरी तरह से उस जो भी टॉपिक था उसके अंदर लगा देता था। स्टिकी नोट्स की तरह। स्टिकी नोट्स। हाँ, मैं भी सारे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि जो गलत होता है उसको तो बेटा जी जरूर लिख के रखना है। सही हो रहा है वो तुम्हारा एक बार सही हो रहा है, दूसरी बार भी सही होगा ही। ओके, वेरी गुड। तो ये बताओ कि सब्जेक्ट कौन सा ऐसा था तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट, कौन सा था नॉरसेट के टाइम पे या फिर तब भी पहले जब नर्सिंग के टाइम पर? और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिससे तुम्हें डर लगता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा? सबसे अच्छा जो मुझे सब्जेक्ट लगता था वो ओबीजी लगती थी। और साथ में फंडामेंटल भी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। तो फिर ओबीजी के तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो आपका तो फायदा हो गया, फेवरेट सब्जेक्ट से आ गए। बट फंडा से थोड़ा डर भी लगता था क्योंकि इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन ज्यादा होता था और न्यू अपडेट्स ज्यादा थी इसमें, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउट ही लगता था मेरे को, पर हो जाता था, अच्छा लगता था फिर भी। ओके, जैसे फंडामेंटल की इस बार हमने प्रोसीजर वीडियोस ऐड की थी क्लिनिकल बेस्ड, तो वो उससे कुछ हेल्प मिली आपको? बहुत ज्यादा मेरे को हेल्प मिली इससे, और मुझे लगता है कि मेरे 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर इसकी वजह से मेरे राइट हुए हैं, जो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये बताओ जैसे आपने क्वेश्चन बैंक को और किस तरीके से यूज किया? डेली टेस्ट लगाते थे या सिर्फ मॉक टेस्ट? पीवाईक्यूज कुछ बेनिफिट लगा उसका? हाँ, मैंने उस टाइम जब एनपीएफ के पीवाईक्यूज सारे लगा दिए थे, जो भी पीवाईक्यूज थे, मैं जैसे ही फ्री होता था और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार कि तेरे को कुछ नहीं आ रहा है,
कभी कभी फीलिंग आती है कि वो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ, मुझको कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता था, कोई भी टेस्ट चालू कर देता था, वो टेस्ट लगाता था और उस टेस्ट लगाने से मुझे बेनिफिट मिलता था। फिर मुझे को ऐसा लगता था कि यार नहीं, मैंने बहुत कुछ कर रखा है, और वहाँ पर मुझे हेल्प मिली वहाँ पर। और कुछ इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो मेरे एमप्रेप की वजह से बहुत सारे अच्छे हो गए थे। ओके, वेरी गुड। मतलब इमेज बेस्ड भी आपका अच्छा कवर हो गया। ठीक है, जैसे आपने अभी बताया कि कभी कभी देयर वर डेज जब आपको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं ऐसा, जैसे जिन्होंने अभी नॉट सेट दिया है, 2-3 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। सो एनीथिंग यू वांट टू से टू देम कि कुछ उनको चेंज करना चाहिए या जैसे चल रहे हैं वैसा चलने दो, एनीथिंग? बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपके जो नेगेटिव है ज़्यादा हो रहे हैं और आपका अगर बार बार आप ही एक चीज़ से फेल हो रहे हो, तो आपको अपना स्टडी का पैटर्न है वो ज़रूर चेंज करना चाहिए। उसमें मैं अगर कहूँ तो आपको पहले रिवीजन पर ज़्यादा फोकस रखना है। आपकी थ्योरी को जितना रिवीजन हो सकता है उसको पहले रिवीजन करिए। बहुत बार, लगभग मैंने 10 टाइम से ज़्यादा मैंने रिवीजन किया था, और उसके बाद फिर मैंने एनक्लेक्स लगाई थी, और उसके साथ साथ मैंने जो है आपकी जो मॉक टेस्ट सीरीज चलती है एनप्रेप वाली, वो मैं डेली लगाता था, जिसकी वजह से मुझे फायदा मिला बहुत सारा। तो कहीं ना कहीं आपको भी वो चीज़ आपको फायदा मिलेगी। तो आप रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट जो है एनप्रेप वाला वो लगाए। ओके, वेरी गुड। इसका मतलब आपके हिसाब से जितना टाइम रिवीजन को देना चाहिए स्टूडेंट को, उतना ही सिमिलर उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर देना चाहिए। अच्छा, हल्का सा अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताओ। जैसे आपने कितने मंथ पहले, जैसे अभी हमारा नॉर्सेट हुआ, तो उससे कितना टाइम पहले आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, एंड अकॉर्डिंग टू मंथ्स? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है कि 4 महीने रहते हैं, अब मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूं, या 6 महीने रहते हैं, अब किस तरीके से करूं। तो आपका क्या प्लान था? मैंने जो है, जब मेरी एकेडमिक पूरी हो गई थी उससे पहले तो मैंने चालू कर ही दिया था, पर एकेडमिक जैसे पूरा हो गया था तब मेरा पूरा फोकस नॉर्थ सेट पे था। उसके बाद में मैंने जब नॉर्थ सेट प्री दिया तो तब मेरे को पता चला कि मेरी कहाँ गलती हो रही है। तो जब मैंने उस पर सुधार करने के लिए सोचा तो फिर मेरे पास भी 6 मंथ बच रहे थे। फिर मैंने हर एक मंथ को अच्छे से किया, और उसमें हर एक प्रकार के जो टेस्ट वगैरह हैं वो सारे उसमें लगाए थे, और थ्योरी है अच्छे से कवर कर ली। पहले मैंने सारा जो है 2-3 महीने पहले थ्योरी उसको कवर करने में लगा दिए। फिर उसको बाद में मैंने थ्योरी का जो रिवीजन है वो साथ साथ में उसकी जो आपकी जो मॉक टेस्ट वाली है एनप्रेप वाली वो लगाई। वो तो मैं डेली लगाता ही था। पहले मैंने इसको थ्योरी पे देना ज़्यादा सोचा कि पहले मेरी थ्योरी जितना मजबूत होगी उतना फ़ायदा है, क्योंकि मैंने जब दोस्तों से बात की तो उन्होंने ये बोला कि पहले थ्योरी कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले जैसे जो लेक्चर वीडियोस हैं ऐप के अंदर, उसमें से ऐसा कोई लेक्चर जो तुम्हें लगा हो कि भाई ये कंसेप्ट तो मेरा पहले नहीं अच्छा बना हुआ था, और आफ्टर सीइंग दिस टीचर और ये कंसेप्ट मेरा यहाँ से अच्छा बन गया? आइदर कहाँ से भी तुमने वो देखा है, यूट्यूब से, ऐप से, जहाँ से भी तुमने देखा है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि ये मुझे पहले नहीं आता था पर बाद में अच्छा हो गया? हाँ, जब मैं कम्युनिटी के जब मेरे को नोट्स नहीं अच्छे से मेरे बने हुए नहीं थे तो मैंने क्या किया था, एनप्रेप को सर्च करना चालू किया था। वैसे मैंने इनकी क्लासें ले रखी थी कम्युनिटी वाली, पर मेरे को और एडवांस करना था, तो सर के पहले से अपडेट आ चुके थे। तो वो जो है फिर मैंने लगाना चालू किया, और फिर देखे तो वहाँ पर मेरे को हूबहू वैसे क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले थे जो आपने बाद में एग्जाम में देखे हैं। ओके, और जैसा हमारा ब्लॉग्स में क्वेश्चन होते हैं, है ना, कि हर एक वीडियो के साथ में ब्लॉग में क्वेश्चन होते हैं। सो डू यू थिंक इट इज हेल्पफुल स्टूडेंट के लिए कि जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टाइम आपको साथ में क्वेश्चन देखने को मिल जाए? ब्लॉग्स के बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं, वो बहुत ही अच्छा है, और एनप्रेप की ये एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि वो इस चीज को प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो बच्चे को अलग अलग जगह पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो एक ही जगह पर उसको सारी चीजें उसको वहीं पर मिलती हैं। ओके, वेरी गुड। इसका मतलब ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, थोड़ा सा हल्का फैमिली के बारे में बात करते हैं, हम थोड़ा माहौल लाइट करते हैं। जैसे आपने बताया कि घर वालों को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन फिर भी घर में कोई एक तो होगा जिसको आपसे एक्सपेक्टेशन होंगी कि हाँ ये कर लेगा ऐसा। सो ऐसा कौन था आपकी फैमिली में से जिसको आपसे इस रैंक की एक्सपेक्टेशन थी? मेरे काकोसा और मेरे ताऊजी थे, और साथ साथ में मेरे भाई बहन जो हैं उनको भी था कि ये तो कर ही लेगा आगे। और जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को काकोसा की एक ही लाइन याद आती थी कि आप ही कर सकते हो और कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि
सिर्फ जीत ही विकल्प है, हार आपको कभी भी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अरे वाह, नाइस, बहुत अच्छा थॉट है उनका। सो आपने इसी पे चले हैं, आप इसी थॉट के ऊपर, ठीक है, वेरी गुड। और आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था? अभी तक हमने उनके बारे में बात नहीं की है। हाउ डिड योर मदर रिएक्टेड टू इट? मदर की अगर बात करें तो एकदम से सरप्राइज हो गए थे जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वो हक्के बक्के हो गए थे एकदम से, और फिर उनको वापस 2 बार समझाना पड़ा कि नहीं नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो अभी आपका ड्रीम एम्स कौन सा है? मेरा ड्रीम एम्स जोधपुर है, बट अगर मिलता है सीट्स कम है। सीट्स थोड़ी सी कम है, बाकी तो कोई बात नहीं, सेकंड थर्ड पे भी और कोई होगा? हाँ, उसके बाद में मेरा जो ड्रीम एम्स है वो दिल्ली एम्स है। Okay, और एक मैं फिर पटना पे जाना पसंद करूँगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से आप कर लेना। और जब आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी उसके लिए क्या सोचा है आपने, क्या करोगे? हाँ, वो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि पहले तो मैं ये जो फर्स्ट सैलरी है उसमें से थोड़ा सा गौशाला के लिए मैंने बोल रखा था, नाइस। तो वो देना है, और मम्मी को थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह उसको देना है, पापा को भी देना है गिफ्ट, और पापा के कुछ काम है तो उधर भी वो यूज करेंगे, तो उन पापा को ही देनी है सारी पूरी सैलरी। मतलब घर का जिम्मेदार बेटा है, अपने लिए हाँ। कुछ नहीं सोचा है इसने पहली सैलरी से? कुछ अपने लिए भी ले लेना छोटा मोटा। तुमने कभी सोचा होगा कि मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए? 3 सैलरी एक साथ आएंगी तुम्हारी, अच्छा, ठीक है, तो तुम्हारे पास इनफ चीजें होंगी करने के लिए, तुम कर सकते हो आराम से। इसके अलावा कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है आपका जो आपको लग रहा है कि मुझे अभी शेयर करना चाहिए, है ना? हो सकता है कि सारी चीजें मैं आपसे ना पूछ पाई हूँ। एनीथिंग एल्स, कोई अलग सी चीज रही हो जो आपकी जर्नी में आपको हमेशा याद रहेगी, ऐसा कुछ? हाँ, एक बहुत ही ज्यादा इंसिडेंस मेरे साथ में हो गया था कि जो मेरे प्रिपरेशन तो अच्छी कर ली थी, पर हम 2 भाई हैं और ट्विंस है, तो हम दोनों का साथ में एग्जाम उनका फॉर्म भरा था। दोनों ट्विंस हो, दोनों ने नर्सिंग कर रखी है। हम दोनों ने मोटिवेटेड गाइस। हम दोनों ने फॉर्म भरा था नॉर्थ सेट के लिए, और उसके बाद में जब हमने देखा तो जब वो ये कंफर्मेशन के लिए आता है, आपके जो नोटिफिकेशन आती है कि आप रिजेक्टेड हुए हो सिलेक्टेड हुए, तो उस टाइम हम दोनों भाइयों के रेड लिखा आया, रिजेक्टेड आया था। yes. ओके, वो करेक्शन के लिए आपको मिला होगा? नहीं, रिजेक्टेड ही हो गया था हमारे ट्विन वेरिफिकेशन के नाम पे। ओके। फिर हमने हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो फिर मैंने वो दिनेश भैया है हमारे जो कि वकील साहब हैं, तो उनको बोला, तो उन्होंने फिर यहाँ से अपने दिल्ली के लिए बस पकड़ी उन्होंने, और उन्होंने दिल्ली की बस पकड़ी, इसलिए आज मैं आपके सामने इधर हूँ। नाइस। तो फिर तो आपको एक गिफ्ट उनके लिए भी सोच लेना चाहिए पहले। फिर उन्होंने जो है वहां से जाकर के हम दोनों भाइयों का जो फॉर्म है वो क्लियर करवाया, और उसको हरे में वापस क्लियर करवाया था, हरे में करवाया और सिलेक्टेड करवाया। तभी आप एग्जाम दे पाए। मतलब ये तो आप पूरी लाइफ नहीं भूलने वाले हो। तो इनके लिए मैं थैंक्स कहता हूँ दिनेश भैया को। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ, इफ आपसे लाइक अभी तो, क्योंकि अभी जैसे ही आपका इंटरव्यू जाएगा, आपके कॉलेज के जूनियर्स और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो नॉर्थ सेट 9 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, दे विल आस्क फॉर योर एडवाइस। सो कोई ऐसी एडवाइस, कुछ 3 to 4 लाइंस जो आप उनको देना चाहोगे? कोई भी बच्चा जो अभी नॉर्थ सेट 9 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इवन योर सिबलिंग ऑल्सो, तो क्या उसको एडवाइस करोगे? मैं उसको ये बोलूंगा कि आप है ना, जब एकेडमी जब चालू होती है आपकी, तो ये मत सोचो कि 4 साल के बाद मैं वापस तैयारी चालू करूंगा। आप है ना, जब ये फर्स्ट ईयर निकल जाता है तभी से आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी वो दौर गया जब 4 साल के बाद आप तैयारी चालू करते थे। अभी आपको 2 साल या 1 साल के अंदर जो एकेडमिक है उसमें चालू करना ही पड़ेगा, वरना कोई न कोई आपको वहाँ पे मात देके आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कंपटीशन को फर्स्ट डे ऑफ योर नर्सिंग से फील करना स्टार्ट कर दो, ऐसा आलस नहीं रखना है कि बाद में मैं करूंगा। एंड व्हाट डू यू थिंक हाउ एनप्रेप विल हेल्प दीस स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर एकेडमिक्स आल्सो? एनप्रेप जो है बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो उसी टाइम क्लियर कर देती है जब बच्चा पहली बार पढ़ना चालू करता है एकेडमिक में, और उसको पता लगता है कि ये वो चीज होती है। कोई भी जैसे एटियोलॉजी है, कोई भी फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर हैं, बेसिक एनाटॉमी, हाँ बेसिक एनाटॉमी है, तो वो एनप्रेप अच्छे से करवाता है उस चीज को। तो एकेडमिक में वो भी उस टाइम भी हेल्प करती है, और कंपटीशन के दौरान तो ऑब्वियसली वो करती ही है। ठीक है, इसके अलावा कोई और फीचर ऐसा जो तुम्हें लगा आफ्टर कनेक्टिंग टू एनप्रेप, और तुमने बाकी भी चीजें देखी होगी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट सारी जगह जाके गो थ्रू होकर ही किसी एक जगह पर जाके रुकता है कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है। सो एनी अदर फीचर, जैसे ये तो तुमने बता दिया कि कंटेंट बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आपको लगा कि डिफरेंट था और मेरे लिए अच्छा था? मुझे जो एनप्रेप की जो ऐप है उसमें बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, जैसे कि अलग अलग रखे हैं, जैसे कि PYQs का अलग सेक्शन है, क्वेश्चन बैंक का अलग से है,
और आपको वीडियो सॉल्यूशन है वो एक ही जगह पर मिल जाता है, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मैंने उसका भरपूर जो फ़ायदा है वो वहाँ पे उठाया था। साथ-साथ में मैंने जो टेलीग्राम की जो आपकी जो चैनल है, वहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ जो किया था, पीडीएफ्स उसको अपलोड पीडीएफ्स हैं, मैंने उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया था उनका। और मुझको ऐसा जब भी कोई लगता था कि इसमें कोई नया कंटेंट है, तो उसको मैं फिर उसको अपनी जो कॉपीज हैं उसमें मैं इंक्लूड कर देता था। ठीक है, वेरी गुड। एंड अदर देन दिस, कभी आपकी बात हुई किसी टीचर से या फिर कभी आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई हो तो आपको ऐसा लगा कि हाँ कोई ना कोई आपके लिए अवेलेबल था? हाँ, वो सबसे पहले जब मैंने एंट्रेप लिया था, तब आंचल मैम से मैंने एक बार कॉलिंग पे भी बात की थी, जब मेरा नॉर्थ मेंस नज़दीक में था, तब आंचल मैम ने पहले से आगे से ही हमें कॉल किया था और हमें थोड़ी मेंटरशिप दी थी, और उसके लिए भी आंचल मैम का भी धन्यवाद कहता हूँ। आंचल मैम सबकी फेवरेट है भाई। आंचल मैम। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ऐसा होता है कि 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस बच्चे को जरूरी होती है। अदर देन दिस, मेरे हिसाब से आपकी पूरी मेहनत जो है वो आपकी है। अदर देन दिस, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस, क्योंकि बाकी सारे बच्चे इसको देखने वाले हैं, तो अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू कैन ऐड हियर। मैं आप तो कैमरा शाई हो, ये तो हमको दिख गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप है ना रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखें, और साथ में अपने जो मॉक टेस्ट हैं कहीं से भी लगाओ, भले कहीं आपको कोई भी अगर बुक सजेस्ट करता है तो वहीं से भी आपकी अगर मॉक टेस्ट वाली है वो लगा लो, या एनप्रेप की सबसे बढ़िया है वो लगा लो। बट एनप्रेप के भी जो वीडियो सॉल्यूशन है वो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन को अच्छी तरह से करवा रहा था, तो कहीं ना कहीं एनप्रेप इज द गुड। एंड उसके साथ साथ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबका टाइम आएगा और आपको प्रिपरेशन पे अपना फोकस रखना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा, जरूर होगा, आपको जरूर होगा, क्योंकि कभी किसी की जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं वेस्ट नहीं जाती। जाती है। और जैसे कि अगर एक आम के अगर मैं दो फल अगर एक साथ में एक तने पर लगे हुए हैं तो वो एक साथ में कभी नहीं पकेंगे, वो हमेशा अलग अलग पकेंगे, और क्योंकि हर एक आम का जो है टाइम है वो अलग अलग है, तो उसी तरह से हर एक स्टूडेंट का जो टाइम है वो अलग आता है। और वो सिर्फ यही है कि आपको जो है मेहनत पे अपने आप पे भरोसा करना है, और दूसरा आपको कॉन्फिडेंस रखना है। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर एंजाइटी को रिलीव करना है। मैंने एक जब मैं दे रहा था तो प्री से पहले जब 2 घंटे ऐसे हमारे वेस्ट हो गए थे, और जब एग्जाम नहीं हो रहा था, हाँ, डिले हो गया था। हाँ, तो उस टाइम मैंने वहां पर सोने के बजाय मैंने ये किया था कि जो मेरे पास में जो एडमिट कार्ड था, उस एडमिट कार्ड से मैंने उसके अल्फाबेट को सारे मैथमेटिकल्स में चेंज करा था, जैसे कि ए को एक ने इस तरह से। Nice. तो इस तरह से मेरी जो माइंड की जो पावर है वो बनी रही, और मेरा जो दिमाग है वहाँ पे चलता रहा, तो जिसकी वजह से जैसे मेरा फर्स्ट सेशन खुला तो मुझे वहाँ पर कोई घबराहट नहीं हुई, और अच्छे से मैंने उस फर्स्ट सेशन को अच्छे से कर पाया। और उसके बाद मेरे धीरे धीरे सेशंस होते रहे, और फिर मेरे जब रिजल्ट आया तो पता चला कि प्री में मैं अच्छी तरह से क्वालिफाई हो गया हूँ। और इस तरह से जो है मैं ये कहूँगा कि आपको वहाँ पर घबराना बिल्कुल नहीं है। एंजाइटी को हमेशा रिलीव करके रखो, ये मत सोचो कि मैं अगर एग्जाम देना है तो आगे क्या होगा, मेरे पेरेंट क्या कर रहे हैं, मैं अगर मैंने 6 महीने दिए तो मैं आगे क्या, ये मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आराम से होगा। आप उस टाइम आपको ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि मेरे पास में जो ये टाइम है मैं इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ। नाइस। बेशक से 2024 में वो पास आउट है, छोटे से है लेकिन कितने अच्छे थॉट्स हैं उनको, और आप सबको भी सारे थॉट्स अच्छे से याद रखने हैं। खास करके तुम्हारी ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बेशक से एग्जाम डिले हो गया था लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। इट इज वेरी गुड। बहुत ही ज़हीन किस्म के लड़के लगे तो मुझे, कांग्रेचुलेशंस। एंड चलो, ये तो हमारी सीरियस सी बातें हो गई सारी की सारी। तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? पढ़ने के अलावा भी कुछ करते हो या सिर्फ पढ़ते ही रहते हो? हाँ, पढ़ने के अलावा मैं खेलता था थोड़ा सा। और कौन सा गेम तुम्हें पसंद है? ऐसे क्रिकेट खेलता था, और भाई के साथ में खेलता था, घर में ही खेलता था। मेरे हिसाब से इंडिया के सब लड़के क्रिकेट ही खेल रहे हैं। लास्ट वीक मैंने जिस बच्चे से बात की उसका भी क्रिकेट ही था। ठीक है, फेवरेट टीम कौन सी है तुम्हारी? मेरी फेवरेट टीम है, मेरी इंडियन क्रिकेट टीम ही है। नहीं, अभी आईपीएल चल रहा है, उसमें अच्छा, कौन सी? उसमें मेरी मुझे फेवरेट क्रिकेट की कम ही नॉलेज है तो सबसे बेस्ट मेरे लिए आरसीबी है। और पहले मैं राजस्थान रॉयल्स का था, पर अभी मेरे को आरसीबी तुम बहुत खुद अच्छी। राजस्थान से हो, राजस्थान के फैन नहीं हो? नहीं, मेरे को विराट कोहली को जहाँ से सपोर्ट करते हैं तो वही पे आरसीबी। ओके, नाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक देखा है। एंड आई नो कि आपके अंदर भी वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं छुपी हुई है नॉर्थ सेट क्रैक करने की, तभी तुम यहाँ तक बने हुए हो। और इस मोटिवेशन को जिंदा रखना, जैसे इन्होंने बताया अभी, हर एक स्टूडेंट का टाइम आता है, तुम्हारा टाइम भी आएगा, और वो टाइम हो सकता है नॉर्थ सेट 9 हो,